हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 8th की सिविक्स का पार्ट है। तो हमें पता है कि एक इंडिया नाम की कंट्री में हम लोग रहते हैं। तो जब कोई भी कंट्री होती है तो किसी भी कंट्री में जैसे एक पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, स्टेट की फंक्शनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपके पास जो है टेरिटरी होनी चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए और आपके पास जो है सोवरेनिटी होनी चाहिए, एक सॉवरेन स्टेट होना चाहिए। ठीक, तो पॉपुलेशन इंडिया में है, टेरिटरी इंडिया में है, इंडिया के पास लैंड है, इंडिया के पास सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी का मतलब है कि इंडिया अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंडिया ले सकती है अपने आप। जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे तो हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते थे, एक एक्सटर्नल पार्टी थी जो हमारे डिसीजंस हमारे लिए लेती थी, तो विच मेंट दैट वी आर नॉट सॉवरेन। देन इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स कि जैसे अगर हमारे ये लोग हैं, इन लोगों के कई सारे राइट्स होंगे, कई सारे ड्यूटीज़ होंगी, तो इन सभी लोगों ने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं खुद से उन्होंने सेलेक्ट कर ली या इलेक्ट कर ली, जो भी है, उन्होंने एक गवर्नमेंट बना दी। उन्होंने गवर्नमेंट को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ दे दिए कि भाई आप हमें बताओ कि हमारे ड्यूटीज़ क्या होंगे और आप हमारे जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बेसिकली काम यही होता है। काम यही नहीं, मतलब गवर्नमेंट के बेसिकली 3 तरीके के काम होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन डज। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमारी क्या करती है? गवर्नमेंट हमारी क्रिएट करती है लॉज को क्रिएट करना एक हमारी गवर्नमेंट का काम होता है कि रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे एक गिवन स्टेट में, उसको डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। दूसरा क्या होता है, भाई हमने लॉ बना दिया लेकिन अगर उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो फिर लॉ के बनने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। तो सपोज़ एक लॉ है कि एवरीवन हैज़ टू वियर हेलमेट्स वाइल दे आर ट्रैवलिंग ऑन अ 2 व्हील्ड मोटर व्हीकल। ठीक, अगर कोई बाइक या स्कूटी जैसी चीज़ पे चल रहा है तो दोनों जनों को हेलमेट्स पहनना ज़रूरी है। अब ऑन पेपर हमने ये लॉ तो क्रिएट कर दिया, बट अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराया, हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराएंगे कि हमें भाई जो यूजुअल चेक्स होते हैं, जो मेन रास्ते हैं जिन पे लोग चलते हैं, तो उन जगहों पे, उन चेक पॉइंट्स पे हमें कुछ ऑफिसर्स को ऐसे खड़े रखना पड़ेगा जो इस चीज़ को चेक करें कि किन लोगों ने हेलमेट्स पहने हैं, किन्होंने नहीं पहने हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन को क्रॉस चेकिंग भी क्या होता है, आपकी सरकार का ही काम है। बिकॉज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, मेकिंग लॉज इज़ लाइक नॉन सेंसिकल। देयर इज़ नो पॉइंट टू क्रिएटिंग लॉज इफ़ वी डोंट इम्प्लीमेंट दोज लॉज, राइट। इट्स लाइक कि हमने एक टाइम टेबल तो बहुत अच्छा बनाया पढ़ाई करने का, लेकिन उस टाइम टेबल को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमने किया ही नहीं कुछ वैसे, तो हमारा टाइम टेबल बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसको आप ऐसे समझो। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज के बाद भाई देयर विल बी 2 काइंड्स ऑफ पीपल, वन हु आर फॉलोइंग दोज रूल्स एंड द अदर्स हु आर नॉट फॉलोइंग दोज रूल्स। ठीक है, जो हमने लॉज बनाए 2 तरीके के, कुछ लोग होंगे जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो उन्हें नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो सरकार का तीसरा मेन काम क्या है कि जो लोग उन रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ लाइबिलिटी लगाएं, मतलब कुछ ना कुछ उनको पनिशमेंट दें किसी भी फॉर्म में। तो एक चेक रखना या फिर पनिश करना फॉर नॉट फॉलोइंग द लॉज, ये भी गवर्नमेंट का ही काम है। और गवर्नमेंट इन तीनों कामों को करने के लिए अपने अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू गवर्नमेंट ये काम करती है। जैसे लॉ बनाने के लिए लॉ मेकिंग का काम किसका होता है? लॉ मेकिंग का काम होता है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर जो वर्ड है ना, एक जैसे लेजिस्लेट जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है टू मेक लॉज। ठीक है, टू मेक लॉज को हम ज़्यादा टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि लॉ लेजिस्लेट
किया गया, लॉ बनाया गया मतलब लॉ का लेजिस्लेशन हुआ। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना। तो आप इसको ऐसे याद रखो, एल फॉर लेजिस्लेचर, एल फॉर लॉ मेकिंग। इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है आपके एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में आपके डीएम्स आ गए, एसडीएम्स आ गए, आपकी जो पुलिस मशीनरी हुई पूरी वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है, वो सब कुछ एग्जीक्यूटिव में आ गया है। एग्जीक्यूट करना मतलब लॉज जो क्रिएट हुए यहाँ पे, उन लॉज का एग्जीक्यूट कौन करता है, उन लॉज को एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूटिव। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज में अगर फॉलो नहीं होता है तो कौन सा ऑर्गन आता है इन प्ले, हमारा जुडिशरी का जो रेलेवेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो इन प्ले आता है इन केस अगर कोई लॉ फॉलो हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है। तो ये जो हमने यहाँ पे इतनी चीज़ें समझी, इससे हमें सिर्फ एक बात समझनी है कि गवर्नमेंट जो होती है किसी भी स्टेट की, गवर्नमेंट के 3 मेन काम होते हैं, और उन 3 मेन कामों को करने के लिए 3 ऑर्गन्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं। 3 कौन से ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। लेजिस्लेचर क्या करता है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी जो है उस पर अपने जुडिशियल डिसीजंस देती है कि अगर किसी ने लॉ नहीं फॉलो किया है तो पनिशमेंट देगी, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या यहाँ पे कोई लॉ ब्रेकिंग हुई है या लॉ फॉलो हुआ है, तो भी हमारा जुडिशरी जो है बताते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दिस वुड बी क्लियर। तो क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो है वो यूनियन लेजिस्लेचर है, तो इस चैप्टर में हम जो ये यूनियन लेजिस्लेचर है हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लेजिस्लेचर पे आने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, यूनियन का मतलब क्या है, ठीक है। इस चैप्टर को हम यूनियन लेजिस्लेचर क्यों कह रहे हैं, हम सबको पता है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल्स पे काम करती है। देयर इज़ 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। देयर आर एक्चुअली 3 बट यहाँ पे हम 3 भी करते हैं। तो 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक हमारी यूनियन लेवल पे होती है, एक हमारी स्टेट लेवल पे होती है, और एक हमारी लोकल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो 3 लेवल पे हमारी गवर्नमेंट जो है इंडिया में काम करती है, ठीक है। तो जो इस तरीके की एक अरेंजमेंट होता है ना, जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड सिर्फ नहीं है, यहाँ पे फर्दर स्टेट पे भी एक गवर्नमेंट काम करेगी, फर्दर लोकल बॉडीज़ के फॉर्म में भी गवर्नमेंट काम करेगी, और यूनियन पे तो है ही। तो ऐसे स्टेट्स को हम फेडरल इन नेचर कहते हैं, मतलब बट फेडरल वर्ड जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज़ नहीं हुआ है। इंडियन बट यू नो द काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट इज़ देयर, जहाँ पे डिवीजन है जिस तरीके से पावर्स के बीच में, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हमारे स्पेसिफाइड हैं, विच शो कि भाई फेडरल इन नेचर है। बट एक बहुत ही मतलब एक एमिनेंट जूरिस्ट थे, उन्होंने कहा था, केसी वेयर है, he said that Indian constitution is not truly federal but it is quasi federal। मतलब अपने कुछ कुछ प्रोविजंस को देखो तो वो हमें फेडरल लगता है, लेकिन कुछ कुछ प्रोविजंस को देखो तो लगेगा कि सेंटर की तरफ टिल्टेड है, कि सेंटर को पावर ज़्यादा दी गई है। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि नहीं, क्वाज़ी फेडरल इन नेचर है। ओके, तो हमारे पास 3 टीयर्स में गवर्नमेंट काम करती है, यूनियन है, स्टेट है, लोकल बॉडीज़ है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को इस तरीके से डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। डिवाइड करने की देखो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे सपोज़ आपका जो स्कूल है, ठीक, आपके स्कूल में नर्सरी से लेकर के आपके पास नर्सरी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपके पास 11th है, 12th है, इतनी क्लासेस हैं। हर क्लास में भाई 40, 42, 45
47, 52 ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट्स हैं। अब अगर हम बहुत यूनियन पे देखें कि यूनियन पे आपके पास कौन है, प्रिंसिपल है, ठीक। आपके प्रिंसिपल अगर इन सभी बच्चों को कलेक्टिवली देखेंगी तो सारे बच्चों पे इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दिया जा पाएगा, बिकॉज़ इस क्लास के सपोज़ 5 बच्चे हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर तरीके की दिक्कत है, इस क्लास के 6 बच्चे हैं जिन्हें पर्टिकुलर तरीके की दिक्कत है। अब इन सब की इंडिविजुअल दिक्कतें या जो भी ये पर्सनल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको टैकल करना एक एक मशीनरी के लिए शायद पॉसिबल ना हो पाए, and consider this in not in your just your school, but consider this situation in a country which is so vast as India, राइट। कि भाई गुजरात के एक पर्टिकुलर गांव में क्या दिक्कत हो रही है वो भी प्राइम मिनिस्टर को ही देखना है, और आसाम में क्या दिक्कत हो रही है वो भी प्राइम मिनिस्टर को ही देखना है, तो उतना सब कुछ देख पाना पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से हमने क्या किया, हमने डिविजन्स किए, मतलब कहीं कहीं पे भाई जोग्राफिकल कन्वीनियंस के हिसाब से, कहीं कहीं पे भाई जो भी हमारे हैं लैंग्वेज के बेसिस पे हमने डिविजन्स कर दिए, हमारे स्टेट्स बन गए। और स्टेट्स में भी हमने पूरी मशीनरी बनाई कि स्टेट में भी भाई जो है गवर्नर होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, ऐसे ऐसे करके, ताकि स्टेट की भी जो मुद्दे हैं वो उनके ही चुने हुए जो लोग हैं वो उनको टैकल करें, राइट। तो स्टेट के लेवल पे भी हमने गवर्नमेंट दी ताकि इंडिविजुअल अटेंशन हमने, जैसे हम अगर स्कूल के एग्जाम्पल में देखें तो अगर यूनियन लेवल पे प्रिंसिपल्स थे तो स्टेट लेवल पे कौन है, क्लास टीचर्स हैं। कि प्रिंसिपल तो देखो है ही ओवरऑल सुपरविजन करने के लिए, बट नर्सरी में भी एक आपकी क्लास टीचर है, सेकंड में भी आपकी एक क्लास टीचर है, हाँ 11th क्लास में भी आपकी एक क्लास टीचर है, और 12th में भी आपकी एक क्लास टीचर है। तो इन 52 बच्चों का ख्याल ये अकेले रख लेंगे, लेकिन अगर 1000 बच्चों का ख्याल एक इंसान को रखना होगा तो वो नहीं रख पाएगा। बाई दैट लॉजिक वी नीडेड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। स्टेट के अंदर भी भाई हमने लोकल बॉडीज़ बनाई, लोकल बॉडीज़ भी, ताकि और ज़्यादा वो चीज़ हो पाए, और छोटे ब्लॉक्स में हमने डिवाइड करके एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की, ठीक है। सो दिस इज़ वाई वी हैव लाइक अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की जो नीड्स हैं उनको और अच्छे से हम देख पाएँ। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल जो उठता है कि अगर पावर्स डिवाइडेड हैं, ठीक, मतलब मेन तो इन्हीं में डिवाइडेड है, लोकल बॉडीज़ के पास तो बहुत मतलब लोकल बॉडीज़ के बारे में हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम इन दो को मेन लेके देखते हैं, बिकॉज ये थोड़ा आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। अभी 8th क्लास में आप बहुत छोटे उसमें पढ़ते हो कि लोकल बॉडीज़ का क्या होता है क्या नहीं। तो यूनियन और स्टेट को लेकर के हम देखते हैं। यूनियन में देखो क्या होगा, मतलब डिवीज़न ऑफ पावर यहाँ पे कैसा होता है, ओके कि भाई प्रिंसिपल के क्या क्या काम होंगे और क्लास टीचर के क्या काम होंगे, दोनों के काम एक दूसरे से अलग होंगे, राइट। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी देश की, मतलब हमारे देश का जो संविधान है वो हमें बताता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन कैसे करेगी, और वो हमें सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसी होगी ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है 3 तरीके की लिस्ट्स का। जैसे एक ये लिस्ट है, ठीक है, फिर लिस्ट नंबर 2 है हमारे पास, फिर हमारे पास जो है लिस्ट नंबर 3 भी है। 3 लिस्ट हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। लिस्ट नंबर 1 बात करती है कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पे लॉ बनाने की पावर सिर्फ़ और सिर्फ यूनियन के पास होगी। लिस्ट 2 बात करती है उन मुद्दों के बारे में, मतलब इसमें ये एंट्रीज़ लिखी हुई हैं कई सारी, हाँ, कि ये जो एंट्री है, ये एंट्री है, इन चीज़ों पे लॉ कौन बना सकता है, इन चीज़ों पे लॉ बना सकता है सिर्फ स्टेट, ठीक। लिस्ट 3 उन मुद्दों के बारे में बात करता है
जिनके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में देखो, जैसे एक सब्जेक्ट आता है एजुकेशन, राइट, कि एजुकेशन के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो भी लॉ बना सकती है, और एजुकेशन के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी लॉ आपकी बना सकती है। ठीक, स्टेट जो है, जैसे एग्रीकल्चर हमारा एक मुद्दा हुआ। अब एग्रीकल्चर देखो, एक मुद्दा क्यों है स्टेट लिस्ट का, क्योंकि भाई यूपी में जो जो जिस तरीके की क्रॉप्स होंगी, एंड सपोज़ महाराष्ट्र में जिस तरीके की क्रॉप्स होंगी, दोज विल बी डिफरेंट। तो यूपी के जो फार्मर्स होंगे उनकी नीड्स डिफरेंट होंगी, महाराष्ट्र के फार्मर्स की नीड्स डिफरेंट होंगी। तो यूपी के फार्मर्स के लिए हम जो लॉज बना रहे हैं वो हो सकता है उन लॉज से महाराष्ट्र के फार्मर्स की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई ना हो। तो इस वजह से वी नीड डिफरेंट लॉज फॉर महाराष्ट्र एंड फॉर यूपी, राइट। तो इस वजह से एग्रीकल्चर जो है वो सोली एक स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर के ऊपर यूनियन जो है लॉ नहीं बना सकती। और हाँ, मतलब ये जो लिस्ट है ना, एक्सक्लूसिव होती हैं। यूनियन में अगर कोई एंट्री है, सपोज डिफेंस, तो डिफेंस के मुद्दे पे स्टेट लॉ नहीं बना सकता। मतलब एक्सक्लूसिवली जो पावर है वो यूनियन के ही पास है। एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब यही है कि अगर यूनियन डिफेंस के ऊपर लॉ बना रहा है तो स्टेट कैन नॉट मेक लॉज ऑन द एंट्री विच इज़ गिवन इन द यूनियन लिस्ट। एंड अगर लिस्ट 2 में अगर स्टेट जूरिसडिक्शन में अगर कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा है तो उसके ऊपर फिर यूनियन जो है लॉ नहीं बना सकता। बट दिस इज़ वाई वी हैव अ लिस्ट कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मुद्दे होंगे उन पे स्टेट भी लॉ बना सकता है, उन पे यूनियन भी लॉ बना सकता है। नाउ देर इज़ मतलब अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो देर इज़ अ क्वेश्चन विच वुड अराइज इन योर माइंड, राइट, कि कुछ टाइम पहले देर वर 3 फार्म लॉज विच वर पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जिनको अप्लाई किया गया था, फिर लेटर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद उनको रिपील कर दिया गया था। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये फार्म लॉज यूनियन गवर्नमेंट ने कैसे बना दिए जब एक्सक्लूसिवली स्टेट सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर। सो द आंसर इज़ कि दो एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, बट कॉन्करेंट लिस्ट में एक सब्जेक्ट है जिसको हम एग्रीकल्चरल ट्रेड कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल ट्रेड क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है, इस वजह से यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर आ गई थी उस चीज़ के रिगार्डिंग लॉ बनाने के लिए, राइट। ये बात आई थिंक मैंने क्लियर कर दी कि ये जो पावर होती है ये एक्सक्लूसिव होती है। अगर यूनियन लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो सिर्फ यूनियन ही उस पर लॉ बना सकता है, स्टेट उस पर लॉ नहीं बनाएगा। अगर स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही उस पर लॉ बना सकता है, यूनियन उस पर लॉ नहीं बनाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे विच इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ योर पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक